हेलो हेलो। क्या है सैटरडे को टाइम क्या है? चलिए यूरोप पर आगे। यूरोप को समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि कई सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहले नदियां हम लोग देख चुके हैं, यूरोप का नदियों के संदर्भ में बात हो चुका है, लेकिन तभी उसको दोबारा यहाँ पर कर लेंगे। मैपिंग है तो मैप पे आपको ध्यान रखना है कौन सा कंट्री कहाँ है और कहाँ से ये निकलता है। बाकी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जितना आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में फ्रांसी को पढ़ने लगे तो फ्रांसी बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन करते चले जाएंगे। ओवरऑल एक पढ़ लेंगे और यूरोप हमारा समाप्त हो जाएगा। इसी नोट्स को बनाने में 6 घंटा लगा है, कल रात से लगे हैं, अभी 10 9:30 समाप्त हुआ है। हम सोचे थे आज 2 कॉन्टिनेंट को समाप्त कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। जब देखा जाए तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है कौन? यूरोप। तो पहला कौन है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया है। हम कह रहे हैं सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ये हम लोग देखिए छोटा छोटा बात है, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के दिमाग लगे ना, एकदम इतना स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इनका फेस ही देखिए, दाढ़ी मोछ आज तक नहीं बनाए थे, क्यों बना लिए? देखा देखिए चल रहा है नहीं? ठीक, कोई बात। चलिए, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें 50 के लगभग देश मौजूद है। इसलिए जब आप यूरोप के मैप को देखिएगा ना, तो एक बात महसूस कीजिएगा कि छोटा 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 इतना छोटा दिया हुआ है कि मैप में एक जगह से काम नहीं चलता, वहां से उठा के फिर उसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाता है कि देखिए यूरोप का ये सारा देश है। क्योंकि एक तो छोटा कंटिनेंट है, ऊपर से इसका छोटा छोटा स्वरूप है, इसी कारण से सारा देश को दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इस पूरे देश को देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा छोटा पार्ट है, और हम लोग पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन सब देश को करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये है एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यूके, ब्रिटेन और ब्रिटिश आइलैंड। अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, स्कैंडियन द्वीप किसको कहते हैं, बाल्टिक देश किसको कहते हैं, ये सब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इस बार यहाँ से बन सकता है, यूक्रेन और उसके आसपास का क्षेत्र, खास करके यूक्रेन क्षेत्र को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ चले आइए, ये वाला रीजन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी ये छोटा सा रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जिब्राल्टर स्टेट, यानी जिब्राल्टर जल संधि। क्योंकि अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला, जैसे हमने देखा एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पहाड़ है, तो अफ्रीका और यूरोप को भी अलग करने वाला एक सेक्शन है, जल संधि है, जिसको कहते हैं जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मैप है। अच्छा, इसी सेक्शन में एक सेक्शन जो है वो यूरेशिया का सेक्शन है, और यूरेशिया के सेक्शन में कौन सा देश है? रसिया है। कल ही तो बताए थे, रसिया है। रसिया जो है, एक सेक्शन जो है इसका यूरोप में पड़ता है, और एक सेक्शन जो है एशिया में पड़ता है। कल बात हुआ था ना, कल तो चर्चा कर चुके थे इस बारे में। तो ये मैप को अगर आप समझ रहे हैं तो इतना आपको समझना चाहिए, खास करके कुछ देश। जैसे देखिए, यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर फ्रांस है, नीचे आ जाइए, फ्रांस यहाँ है। ये 2 महत्वपूर्ण देश है यहाँ के। इसके अलावा जर्मनी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जब जाइएगा, जब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कीजिएगा, तो 2 नेशन है यहाँ से जिनको क्या मिला हुआ है? अस्थायी सदस्य का दर्जा मिला हुआ है। कौन कौन सा देश है? जर्मनी है, फ्रांस और यूके। नहीं, वो तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, टेरिटरी की बात कर रहे हैं ना। टर्की, हाँ, उसका भी आता आधा सेक्शन, आधा एक सेक्शन ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बिगेस्ट कंट्री, आप देखिए, इसी में बोला जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा है? रसिया है, क्योंकि ये तो दोनों में पड़ता है। एशिया का भी सबसे बड़ा देश रसिया ही, ठीक है। तो चलिए, एक ओवरऑल शुरुआत हुआ। अब कितना कंटेंट है यहाँ देखते जाइएगा। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? फ्रांस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? रसिया। ये बेसिक बात है, देखिए ये नहीं दिमाग में आएगा। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं फ्रांस से हो सकता है या यूके हो सकता है, ठीक है।
तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वो है फ्रांस। लिटिल यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लिटिल यूरोप के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, सांस्कृतिक विविधता काफी ज्यादा है। अब आप एक गांव में जाइए जहाँ हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, तो आपको छोटा इंडिया कहने में कोई परेशानी होगा नहीं, या छोटा बिहार हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और फ्रांस की स्थिति यही है। ठीक है। अच्छा, फ्रांस एक और बात के लिए जाना जाता है, आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, शैंपेन के लिए। वहां अंगूर को सड़ाकर शैंपेन का निर्माण किया जाता है, और शैंपेन बनाने का कई सारा कला पद्धति, उसी में से एक कला पद्धति में डॉक्यूमेंट्री देख रहा था डिस्कवरी पर, जब अंगूर को सड़ा करके वो लकड़ी वाला ड्रम बनाया जाता है, वो लोहा वहा वाला नहीं, लकड़ी का ड्रम बना स्पेशल डिजाइन किया जाता है, और उसको बांध करके नाव से समुद्र में जा करके डुबो दिया जाता है, और 1 साल 6 महीना बाद उसको निकाला जाता है वहां से। उसके बाद उस शैंपेन को परोसा जाता है। तो वहां शैंपेन, यूरोप में शैंपेन को लेकर या वाइन को लेकर बहुत ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि वो ठंडा कंट्री है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय, या तो कोल्ड रीजन है या फिर टेम्परेट रीजन है वहां, तो इसलिए वहां शराब का सेवन खूब होता है। ठीक है। तो फ्रांस इस नाम के लिए जाना जाता है। अब थोड़ा सा यूरोप का चौहद्दी देख लेते हैं। ठीक है। यूरोप का चौहद्दी क्या है? तो ऊपर चले जाते हैं तो आर्कटिक महासागर, इधर आ जाते हैं अटलांटिक महासागर, इधर आ जाते हैं काला और भूमध्य महासागर, और इधर आ जाते हैं तो यूराल पर्वत और यूराल नदी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुन लीजिए, हम ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर देख लीजिएगा, मैप में कल भी दिखाए थे। आप इधर आ जाइएगा तो देखिए यहाँ पर अटलांटिक महासागर, यहाँ देख लीजिए अटलांटिक महासागर है पूरा रीजन। ठीक है। नीचे आ जाइएगा तो ब्लैक सी है और भूमध्य सागर है। ठीक है। और इसे, और इधर यूराल पर्वत है यहाँ पे, और यहाँ पे यूराल पर्वत है, और यूराल नदी है, काकेसस है फिर। ठीक है। तो इस तरह यूरोप के चौहद्दी को हम लोग देखते हैं। चौहद्दी मतलब जानते हैं, चारों दिशाओं में मौजूद केंद्र बिंदु। तो हमारे चारों दिशाओं में केंद्र बिंदु है, ऊपर है आर्कटिक, इधर है यूराल, इधर है काला सागर और भूमध्य महासागर मेडिटेरियन सी, और इधर है अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अच्छा पढ़ ली। ठीक है, पानी 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 नहीं लाया। चलिए, एक और बात नोटिस कीजिएगा, हम आपको पेनिनसुला बताए थे, 3 तरफ से सागर से घिरा रहता है। यूरोप का कई सारा देश जो प्रायद्वीपीय देश है, जैसे यहाँ आ जाइए, ये रीजन को देखिए, एक रीजन हुआ, यहाँ नीचे आ जाइए, ये रीजन हुआ, यहाँ आ जाइए, यानी यहाँ बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज, इसको बोला जाता है। किसको? यूरोप कॉन्टिनेंट को। बात समझ गए? प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप यूरोप को बोला जाता है, क्योंकि कई सारे प्रायद्वीप यहाँ पर मौजूद है। तो ये तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रायद्वीप को, भारत को देखे थे, एक प्रायद्वीपीय प्रदेश है भारत। कैसे? जब आप ऊपर दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो पूरा ही 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है। जिब्राल्टर को ही बोला जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। पहले खूब आता था बचपन में, ये सब सवाल खूब रटे हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर को बोला जाता है। विद्यासागर का बुक आता था, विद्यासागर पढ़े थे कि लुसेंट पढ़े थे बचपन में? अच्छा ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ये छोटा सा ठीक है, अब थोड़ा भौगोलिक एरिया का एक बार माइंड मैप पे कर लेते हैं, यहाँ पर बाद में आएंगे, पहले ऊपर आते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोले तो क्यों बोले प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप? तो कितना प्रायद्वीप है? तो कुछ प्रायद्वीप की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ये है कोला प्रायद्वीप, ये वाला एरिया 3 तरफ से जल से घिरा हुआ कोला प्रायद्वीप। ये कोला प्रायद्वीप रसिया में पड़ता है, ये भी आपको याद करते चलना है। कोला प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? रसिया में पड़ता है। कोला प्रायद्वीप से आगे बढ़ते हैं, जूटलैंड प्रायद्वीप, ये एरिया देख लीजिए, जूटलैंड प्रायद्वीप जो डेनमार्क में पड़ता है। ये जूटलैंड प्रायद्वीप बहुत फेमस है, क्यों? दूध उत्पादन के लिए, डेयरी उद्योग यहाँ बहुत बड़े स्तर पर है, और इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये। अच्छा, यहाँ पर एक गाय बड़ा फेमस है, ये गाय को देख लीजिए,
जो 50, 60, 80 लीटर का दूध की बात करते हैं तो यही गाय है, जूटलैंड कैटल जिसको बोला जाता है, जूटलैंड का गाय जिसको बोला जाता है। ये गाय बहुत फेमस है यहाँ यूरोप में, पूरे विश्व में फेमस है। हाँ तो भारत में 50 लीटर देता है, ये बड़ा बात कौन सा है। मुर्रा गाय, मुर्रा भैंस को देखे हैं? हाँ, गाय कई तरह का होता है। 50 लीटर दूध उनके लिए बड़ी बात नहीं। उनका खान पान आप देखिएगा, आप छोहाड़ा किशमिश सब खाते हैं? नहीं खाते हैं, वो सब खाता है, वो सब खाते हैं। तो उनके लिए सेवा है, उनके लिए डेली 1500 से 2000 का खाली ये सब ड्राई फ्रूट्स दिया जाता है। तो आप और हम तो उतना में 3-4 खानदान पूरा महीना खा लेते हैं, नहीं खा लेते हैं, पूरा महीना खानदान खा लेते हैं। चल खैर, तो ये डेनमार्क का है ये गाय जूटलैंड कैटल, जो अपने दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो पतली सुखरी गाय है जो 10 लीटर दूध दे देती है, मतलब जो एक कहा जाता है जर्सी वाला गाय। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कोला प्रायद्वीप, ये हो गया जूटलैंड प्रायद्वीप। आते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। आइबेरियाई प्रायद्वीप में 2 देश हैं, और यही 2 देश में से बीच से गुजरता है जिब्राल्टर संधि। मतलब यहाँ पर ये कौन कौन सा है? स्पेन है और पुर्तगाल, सॉरी स्पेन है और पुर्तगाल है। ये है आइबेरियाई प्रायद्वीप, आइबेरियाई पेनिनसुला। ठीक है, तो ये सारा पेनिनसुला है एरिया है। ऊपर में क्या देखिए, कोला प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। दूसरा देखिए जूटलैंड प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में पड़ता है। तीसरा देखिए आइबेरियाई प्रायद्वीप जो पड़ता है स्पेन और पुर्तगाल में। चलिए, यहाँ है काला सागर, यहाँ है कैस्पियन सागर, यहाँ है काकेशस पर्वत। आपको बताया था एशिया यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है काकेशस पर्वत। ठीक है, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, यूराल नदी है, यहाँ एशिया है, यूराल पर्वत है। तो ये पूरा डिवीजन है और पूरा प्रायद्वीपीय एरिया, जबकि हम अभी स्कैंडिनेवियाई को ऊपर ही रखे हैं, छोड़े हुए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है, इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है किसको? यूरोप। समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैप रख दिए तो थोड़ा आसानी होगा, बहुत सारा मैप से हम बताते हैं। बाकी लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा तो पढ़ते रहिएगा, लैंग्वेज का तो कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक, इसलिए नोट्स बनाने में दिक्कत होता है, मैप को रखना और उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैप मिलना भी तो चाहिए। पहली बात है कि मैप मिलना चाहिए। आते हैं ज्वालामुखी पर, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इटली का जो ज्वालामुखी है बहुत चर्चा में रहा है। इटली का 3 ज्वालामुखी है, जो 2 सुसुप्त अवस्था में है, सॉरी हाँ सक्रिय अवस्था में, 1 सुसुप्त अवस्था में। ला चलिए, तो एक है माउंट स्ट्राम्बेली, दूसरा है जो लिपारी द्वीप पर है, दूसरा है माउंट एटना और तीसरा है माउंट वेसुवियस। फिर से आते हैं, याद हो जाएगा आराम से। पहला है माउंट स्ट्राम्बेली, किस द्वीप पर है? लिपाली द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? लिपाली द्वीप पर है। उसके नाम चाहते हैं, इसी को माउंट स्ट्राम्बेली को बचपन में याद किए होंगे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? माउंट स्ट्राम्बोली को। ठीक है, लिपाली द्वीप में। दूसरा है माउंट एटना जो सिसिली द्वीप में है, याद करते जाइएगा, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं। माउंट एटना जो सिसिली द्वीप में है। तीसरा माउंट वेसुवियस जो पड़ता है नेपल्स में। ठीक है, हाँ, तो 3 है इटली का जो ज्वालामुखी है, जिसमें 2 सक्रिय है और 1 सुसुप्त अवस्था में। यहां से क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको यह याद होना चाहिए। एक बार फिर से ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि यूरोप में कई सारा बात है, भूल सकते हैं। यहीं पर हटते चले जाइए, घर में जाके सिर्फ रिवीजन करना होगा, रिवीजन करके आप आके टेस्ट दे सकते हैं। हमने पढ़ा है यूरोप को लेकर, यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप स्मॉल है। चलिए ठीक है, दिमाग कहाँ कुछ लोग का भी बैठा हुआ था, छोड़ो है, जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। ये आपके देखिए जहां पकड़े यानी आप एक्टिव। यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, इतना समझ गया। दूसरा देखिए 50 के आसपास इसके पास देश है। फ्रांस इसका दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला सबसे बड़ा देश है रसिया। ये इसके लिटिल यूरोप भी बोला जाता है, और यहाँ शैंपेन उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि यूरोप का हर देश शैंपेन उत्पादन करता है, लेकिन फ्रांस का जो जीआई टैग जैसे समझते हैं ना, वैसे ही फ्रांस का है। ठीक है, यूरोप का ऊपर में आर्कटिक, नीचे में काला सागर भूमध्य सागर, पूर्व में है यूराल पर्वत और पश्चिम में है आर्कटिक। ठीक है, अटलांटिक।
हमने देखा कोला प्रायद्वीप को, जुटलैंड प्रायद्वीप को और आइबेरियाई प्रायद्वीप को। इसके अलावा काला सागर को हमने देखा, कैस्पियन सागर को कल बात कर चुके थे, याद होगा। उसके अलावा हमने उराल नदी को देखा, हमने उराल पर्वत को देखा, और ये डिवीजन लाइन है एशिया और यूरोप का, याद हो गया। ठीक है, आते हैं अब यूरोप के पहाड़ पर। कई सारा पहाड़ है जो कई सारे देशों का डिवीजन करता है, अलग करता है, ठीक है। तो इसलिए इस पहाड़ को भी देखना जरूरी है। जैसे यहीं पर आ जाते हैं, यहाँ देख लीजिए, स्कैंडिनेवियाई देश है, यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट जैलोन। माउंट जैलोन, यह जो नॉर्वे और स्वीडन को अलग करता है, यानी बाउंड्री बनाता है, पहाड़ है नॉर्वे और स्वीडन को अलग करने वाला माउंट जैलोन, ठीक है, पहला पहाड़। दूसरा आते हैं, यहीं पर टेम्परेट जोन है, यूराल पर्वत है जो रूस को अलग करता है, या एशिया और यूरोप को अलग करता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। आते हैं आगे, ये देखिए आल्प्स पर्वत है, बड़ा चर्चा में रहता है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत पर एक पीक पॉइंट है, जैसे हमारा एवरेस्ट है वैसे ही आल्प्स का पीक पॉइंट है, उस पीक पॉइंट का नाम है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक, ये इसकी ऊंचाई है 4807 मीटर। कहाँ है? आल्प्स पर है। अच्छा, इसी के आसपास आ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बाकी सब नहीं बता रहे हैं। सब बताने लगे तो बहुत आपके दिमाग में इधर हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं। अच्छा, ये एरिया देख लीजिए, ये ब्लैक फॉरेस्ट एरिया है, ये ब्लैक फॉरेस्ट एरिया है, इसी पर है यह ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? क्योंकि आप जब केक लेने जाते होंगे या टॉफी लेने जाते होंगे तो बोलता होगा ब्लैक फॉरेस्ट दे दीजिए। बोलते हैं केक वो केक नहीं खरीदे हैं सर, हमरा जिंदगी भर दूसरे खरीद के दिया है, अपने नहीं खरीदे आज तक। ऐसा भी कोई है क्लास में? अच्छा, बहुत सारे, अच्छा है, मुंह छुपा रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन यहीं पर हाईएस्ट पीक है यूरोप का, यानी सबसे ऊंचा पहाड़, और उसका नाम है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस हाईएस्ट पीक है, इसका ऊंचाई है 5642 मीटर। तो हमने दो पीक को देखा, पहला देखा माउंट एल्ब्रूस जो सबसे ऊंचा चोटी, इधर इधर इधर, और ये कहां पड़ता है? काकेशस पर्वत पर पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप आ जाइए, ये है मेसोटो प्लेटू, ये है मोसेटो प्लेटू, ये मेसोटो का पठार कहा जाता है। यहीं पर है पार्नीज माउंटेन, पेरेनिज, ठीक है, पेनेरिज भी बोला जाता है। चलिए, यही पेनेरिज माउंटेन बहुत चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो पेनेरिज माउंटेन करता है। हमने एक और पर्वत देखा जो दो देशों की सीमा का निर्धारण करता है, कौन कौन? नॉर्वे और स्वीडन। क्या नाम था उसका? अजोला, सही है। क्या नाम था? जालोन, जालोन, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाइए, फिर आ जाइए, यहाँ आल्प्स पर्वत के बारे में सुन लीजिए। यहाँ कंटेम्प्रेरी हिमालय कहलाता है, यानी हिमालय का समकालीन पर्वत जो कहलाता है वो कहलाता है आल्प्स। अच्छा, तो हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन मोड़दार पर्वत है, तो आल्प्स भी कैसा होगा? नवीन मोड़दार पर्वत होगा। क्या इनका क्या नाम है? नीदर आमिर। तो फिर क्या सोच रहे हैं? अच्छा, आल्प्स जो है फ्रांस और इटली के बीच सीमा निर्धारण भी करता है, और दोनों देशों के बीच भी अवस्थित है, ठीक है। इसी के नीचे आइए अपिनाइस, जो इटली में पड़ता है पर्वत। ये देखिए पूरा एरिया जो है वो इटली का एरिया है, तो इटली में पड़ता, लंबा है, ऐसे है ना इटली, ठीक। और कोई इंपॉर्टेंट है? नहीं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट आपका पर्वत है जो आपको जानना चाहिए। तो हमने क्या क्या देख लिया? फिर से हमने देखा कि दो देशों को अलग करता है कौन? वो है माउंट जैलोन। किसको किसको? नॉर्वे और स्वीडन को। अच्छा, ये पूरा जो रीजन है या तो कोल्ड रीजन है या टेम्परेट रीजन है, या तो शीत कटिबंध में आता है या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, दोनों में आता है। दोनों, ऊपर वाला जो कोना है वो शीत में आता है, बाकी नीचे ज्यादा शीतोष्ण में आता है, इसलिए यहाँ स्टेपिज घास पाया जाता है। पढ़ाए थे, स्टेपिज घास यहाँ पाया जाता है, ठीक है। यूराल देख लिए, ब्लैक फॉरेस्ट देख ली, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर आल्प्स पर्वत देख लिया, आल्प्स पर्वत दो देशों के बीच, फ्रांस और इटली के बीच, और इसी को कंटेम्पररी हिमालय यानी हिमालय के समकालीन पर्वत बोला जाता है। यहीं पर माउंट ब्लैंक है, और यहीं काकेशस पर्वत है जिसमें माउंट एल्ब्रूस है जो सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ? यूरोप का।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, दोबारा बता देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं रिवर पर। इतना पढ़ने में आसान लग रहा है, इतना बनाने में आसान होता है तो और अच्छा होता है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल काम। खैर, अब आते हैं, नदियां भी डिवीजन करती हैं कई सारे देशों का, क्योंकि यूरोप में तो आपको पता है छोटी छोटी को देश है। हमारा जो यूपी है उतना बराबर तो वहाँ 2-3 देश हो जाएगा, बिहार के बराबर 2-3 देश हो जाएगा, छोटा छोटा, ज्यादा एरिया क्षेत्रफल तो है नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि यही वो प्रदेश है जो सबसे पहले विकसित हुआ है और यहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहा है और आपस में लोग बंटवारा करते चले गए। जैसे हमारे यहाँ बंटवारा होता है तो घर क्या आ जाता है, छोटा 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 होता चला जाता है। यूरोप की स्थिति भी यही है। चलिए यहाँ नदियों को देख लेते हैं। पहला है ये ओडर नदी, देख रहे हैं आप, कौन नदी है? ओडर नदी। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाता है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाता है। और जर्मनी को लेकर 2 तथ्य जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाता है। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस, फिर से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। इसके अलावा कील नहर है जो बाल्टिक सागर को और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है। कील नहर, ये कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है। बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं कील नहर। क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ओडर नदी। ओडर नदी किसका किसका सीमा बनाता है? जर्मनी और पोलैंड का। ठीक है, ये हो गया। यहाँ जाइए, बोल्गा रिवर। बोल्गा रिवर जो बोल्दाई पहाड़ी से निकलता है और जाके कहाँ गिर रहा है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में, ठीक है। यह लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। अच्छा, यहाँ आ जाइए, नीपर। नीपर नदी 3 देशों से गुजरता है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह रशिया से भी जाता है, बेलारूस से भी जाता है जो एक तरफ है, और यूक्रेन एक तरफ है। तो तीनों देशों को जोड़ने वाली नदी का नाम कौन सा है? नीपर नदी है। ये नीपर नदी है। हाँ, नाइपर, ठीक। हालांकि डी हटा देते, डी साइलेंट कर देते, नीपर बोलते हैं। हाँ, डी साइलेंट रहता, तो वो तो उच्चारण है जैसे आप कर। ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं पो नदी, इटली की गंगा। यहाँ देखिए, पो नदी, पो नदी इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है, पो नदी को। ठीक, आगे बढ़े। तो हमने देख लिया अभी ओडर नदी। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाता है। वहीं पर राइन नदी है जो जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाता है। वहीं पर कील नहर है जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है। याद हो गया? ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? बोल्गा रिवर है। कहां से निकलता है? तो बोल्गाई पहाड़ी से निकलता है और कैस्पियन सागर में जाके गिर जाता है। कैस्पियन सागर जो 5 देशों से घिरा हुआ है, याद किए थे कल? ठीक है। और नीपर नदी जो 3 देशों को जोड़ता है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है। उसके बाद आते हैं पो नदी जो इटली की गंगा के नाम जाना जाता है। याद यहीं पर हो जाएगा, ज्यादा बेहतर। ठीक है, टाइम है आप आजकल कहाँ है आपके पास? आ जाते हैं, यहाँ जाइए। यहाँ है टैगस नदी। यहाँ देखिए, टैगस नदी, यह स्पेन और पुर्तगाल की सीमा बनाता है। अब आपको याद ही है, ये एरिया किस प्रायद्वीप में आता है? आइबेरियाई प्रायद्वीप में आता है। अभी पढ़े थे, आइबेरियाई प्रायद्वीप में आता है। स्पेन और पुर्तगाल जिसको अलग करता है टैगस नदी, यानी सीमा बनाता है। ठीक है। इसके बाद चले जाएंगे, ये देखिए डेन्यूब नदी, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। ये डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है। कहां से निकलता है? ब्लैक फॉरेस्ट। अभी दिखाए थे ऊपर, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। ठीक है। यह राइन, यह एक और ब्लैक फॉरेस्ट से 2 नदी निकलता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक डेन्यूब निकलता है और एक राइन नदी निकलता है। और यूरोप का सबसे व्यस्त बिजिएस्ट रिवर का होता है राइन नदी। याद हो रहा है? हाँ, उसी आलोक समझ में। देखिए, अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बस ये मैप को आप देखते चलिए। दोबारा जब पढ़ाएंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये तो सब पढ़ाए थे, ऐसे 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 जुड़ते चला गया, तो वहां कनेक्शन बढ़ने में काम करेगा। ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से 2 नदी निकला। फिर से कौन कौन नदी? डेन्यूब नदी और राइन नदी। कोई दिक्कत? ठीक है। सबसे बिजी नदी यूरोप का कौन कहलाता है? राइन नदी कहलाता है। ठीक है। और राइन नदी किनको किनको जोड़ता है? जर्मन और जर्मनी और फ्रांस को। अभी तो पढ़े, जर्मनी और फ्रांस को। पोलैंड और जर्मनी को कौन जोड़ता है? ठीक है, ऊपर कर देते हैं एक बार। यहाँ देखिए, ओडर नदी जर्मनी और
पोलैंड की सीमा बनाता है। देखिए अब क्या है ना, दिमाग को सिर्फ क्लिक करना है कि भैया एक कहाँ बोले थे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है, ऐसे दिमाग में पढ़ा हुआ तो है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस अब इस बात को कंफर्म कर देना है, ठीक, और वो रिवीजन से हो जाएगा। रिवीजन कीजिएगा ना 2 बार तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इतना आसानी से बनाया हुआ है कि आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 मिनट में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। क्या राइन का आते हैं, राइन का देखिए यहां से निकलता है, देखिए यहां से ये है, देखिए यही है ब्लैक फॉरेस्ट एरिया, ये वाला रीजन ब्लैक फॉरेस्ट एरिया, और यहीं से ये यहाँ 2 नदी निकलता है, एक तो निकलता है डेन्यूब और एक निकलता है राइन, तो वहां जाके गिर जाता है नॉर्थ सीन के आसपास। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ और नदी, यहाँ पर सारा दिया हुआ है। यूराल नदी, यूराल रूस और कजाकिस्तान के भी सीमा बनाता है। कजाकिस्तान ये एशिया से भी अलग करता है, कहते हैं एशिया और यूरोप की सीमा भी यही बनाता है। कौन सी है? यूराल नदी, ठीक है। दूसरा आते हैं वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, और इसी के किनारे एक रूस का बड़ा शहर है वोल्गोग्राद। वोल्गोग्राद रूस का सबसे बड़ा शहर है, शहर में से एक है, वो वोल्गा नदी के किनारे है वोल्गोग्राद, रसिया का शहर। अब विस्तुला आते हैं, ये पोलैंड की राजधानी के पास से गुजरता है। अब पोलैंड की राजधानी कौन है? वार्सा है, वार्सा है, ये भी याद होते चला जाएगा राजधानी। तो विस्तुला जो है पोलैंड की राजधानी, इसके पास से गुजरता है, और ये है वार्सला, राजधानी है वार्सा। अगला है एल्ब नदी, जो जर्मनी और चेक की सीमा बनाता है, चेक गणराज्य की सीमा बनाता है। एल्ब नदी जर्मनी और चेक गणराज्य की सीमा बनाता है। इसके अलावा जो अन्य नदियां जैसे अस्प्री नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, बर्लिन किसके किनारे बसा हुआ है? अस्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। राइन नदी अभी पढ़ लिया हम लोग, राइन को पढ़ लिया, बर्लिन इसके नजदीक है। राइन नदी के सॉरी बर्लिन नहीं, राइन नदी भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, और ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। अब भ्रंश घाटी का क्षेत्र जो है वो राइन नदी है, और भारत में कौन कौन नदी है जो भ्रंश घाटी से गुजरता है? नर्मदा और ताप्ती, ठीक। सीन नदी के किनारे इस बार ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था, पढ़े थे हम लोग, ठीक है। लॉर नदी जो फ्रांस के में है, और टागस नदी जो स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन की सीमा और पुर्तगाल की सीमा बनाता है, टागस नदी अभी देखे। और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और लिस्बन में बसा हुआ है टागस नदी के किनारे। लिस्बन, अच्छा लिस्बन, हाँ लिस्बन लिख दिया, लिस्बन होगा, लिस्बन होगा। ये है रोन नदी, अगला है रोन नदी जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा बनाता है। और फ्रांस का 2 शहर लियोन और मार्सिले भी रोन नदी के किनारे है, लेकिन रोन नदी किसका सीमा बनाता है? स्विट्जरलैंड का और फ्रांस का, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। पो नदी इटली की गंगा कहलाती है, ठीक है। टाइबर नदी जो इटली के रोम से होकर गुजरता है, और वेटिकन सिटी से भी टाइबर नदी गुजरता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश। रोम से उसको अलग करके वेटिकन सिटी बना दिया गया, भैया अपना शासन अपने देखिए, मतलब ये समझ लीजिए कि हमारा कंकड़बाग एरिया है उतना बड़ा वेटिकन सिटी है, और क्या उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। चलिए नीपर मैप में देख ले, डॉन रूस और रोस्टेवा सिटी के बीच है, वो डॉन नदी है। और आगे टेम्स आते हैं, लंदन और ऑक्सफोर्ड जो है वो टेम्स नदी के किनारे। तो टेम्स वाला तो इतिहास में ही पढ़ चुके हैं हम लोग, टेम्स का इतिहास में ही पढ़ चुके हैं। तो ये आपको याद कर लेना, इसमें कोई विकल्प नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सी नदी किसके किनारे है, ठीक है। अब आते हैं जहां से और क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन आया, भर भर के क्वेश्चन आया है, और वो है ये। बस यहाँ समझ लीजिए, नहीं तो घर में जाएगा तो फिर कंफ्यूज रहिएगा कैसे कैसे सर बता के निकालेंगे, कैसे कैसे नहीं है, हर चीज सिस्टम से है, हर चीज मैप से है, बस आप देखते जाइए, ठीक है। आते हैं, देखिए 3 देश हैं, स्कैंडिनेवियाई देश, नॉर्डिक देश या बाल्टिक देश, 3 तरह का देश है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ, लो लैंड कंट्री कौन सा है? निम्न भूमि का देश, तो नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है और बेल्जियम है। इसको लो लैंड कंट्री के नाम से जाना जाता है। लो लैंड कंट्री मतलब समझे, भूमि उसका नीचे नीचे है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लो लैंड कंट्री यूरोप का कौन कौन सा है? तो नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है और बेल्जियम। इधर रहिए आप कहाँ वहां देख रहे हैं? अच्छा यहाँ देखिए ना, अच्छा यहाँ देख रहे हैं, चलिए। तो लो लैंड कंट्री हो गया।
अब आते हैं नीचे, देखिए तीनों दिया हुआ है, स्कैंडिनेवियाई, नॉर्डिक और बाल्टिक। अब इसको समझिएगा अच्छे से, नहीं तो मैं फिर आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा। पहला आते हैं बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन में 3 नेशन आता है। कौन कौन सा आता है? ये है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 3 देश है, इसको बाल्टिक देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब ऊपर उठते हैं, अब आते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री। स्कैंडिनेवियाई कंट्री में एक हो गया नॉर्वे, फिर से सुनते जाइएगा, एक हो गया स्वीडन और एक हो गया डेनमार्क। और डेनमार्क का ही एक अलग है, इसको ग्रीनलैंड कर लीजिए। ठीक ठीक, आइसलैंड है तो उसको हटाते हैं, अभी डेनमार्क का एरिया बोल रहे हैं ना, तो ग्रीनलैंड, हाँ डेनमार्क का एरिया बोल रहे हैं, तो ये तीनों मिला के बन जाएगा हाँ ठीक है। तो ये डेनमार्क का एरिया हो गया, तो ये तीनों मिला के बन गया स्कैंडिनेवियाई देश। नॉर्डिक देश में फिनलैंड को मिला देंगे, स्कैंडिनेवियाई देश प्लस फिनलैंड, तो वो हो जाएगा नॉर्डिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री हो गया 3, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए। और लोलैंड कंट्री कौन सा हो गया? नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। ठीक है, तो 4 समूह हम यहाँ पढ़े। कौन कौन समूह पढ़े? लोलैंड कंट्री पढ़े पहला, दूसरा पढ़े बाल्टिक रीजन, तीसरा पढ़े स्कैंडिनेवियाई रीजन और चौथा पढ़े नॉर्डिक रीजन। ठीक है, अगला जो है, हाँ यूरोप एक पहलू है, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं, पूरा वो उर्वरा ही क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से तो, तीनों तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ, पहला बात। दूसरा, शीतोष्ण घास का मैदान है जिसको स्टेपीज कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसको नाम दिया जाता है स्टेपीज। तीसरा है मत्स्य संग्रहण केंद्र है जिसको डागर बैंक कहते हैं। मत्स्य संग्रह मतलब वहां जीरा जो होता है ना, मछली का अंडा, उसको संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, अगला है फ्रांस जिसको फार्मर्स कंट्री कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है। बस 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। फ्रांस को फार्मर्स कंट्री कहा जाता है। और वहीं पर एक और रूर बेसिन है जो जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी में रूर बेसिन है, और ये रूर बेसिन यूरोप का काला प्रदेश कहा जाता है। ये बड़े थे, याद किए थे रूर बेसिन को, जो जर्मनी में है, काला प्रदेश या औद्योगिक प्रदेश। क्यों काला प्रदेश? कोयला, कोयला वो भी उच्च श्रेणी का कोयला पाया जाता है, तो इसलिए रूर बेसिन को यूरोप का काला क्षेत्र, या अब देखिए कोयला जहां होगा वहां उद्योग होगा, तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये भी समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पिछले बार यूएई पूछ लिया था, इस बार यूके ही पूछ दे, हो सकता है ना। इस फिगर को देखिए, ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है और ब्रिटिश आइसलैंड। बस ऐसे देखिए 3 तरह से। यहाँ देखिए इसी को बांट दिए हैं, ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है और ब्रिटिश आइसलैंड। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है तो समझ लीजिए। देखिए वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया और स्कॉटलैंड हो गया, इन तीनों के समूह को क्या कहे? ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? देखिए यहां से वहां मिलाते चलिए, फिर से वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इन तीनों देशों के समूह को क्या कहे? ग्रेट ब्रिटेन कहे। अगला आते हैं, अब यूनाइटेड किंगडम कैसे हो जाएगा? तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं, नहीं आ रहा था तो नहीं बताते। ये ग्रेट ब्रिटेन किसको कहे? तो 3 प्रदेशों से मिलकर बना, वेल्स से बना, इंग्लैंड से बना और स्कॉटलैंड से बना। फिर आ गया यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में एक और देश जुड़ गया, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। अब इसके नीचे आ गया ब्रिटिश आइसलैंड में, तो जो उस आइलैंड में जितना भी होगा वो सबको मिला दिया जाएगा। तो देख लीजिए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी उत्तरी और दक्षिणी मिला दिए, नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर स्कॉटलैंड, फिर एस्ले ऑफ मैन, इसके अलावा वेल्स, इसके अलावा इंग्लैंड, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे द्वीप होंगे वो, ये सब से मिलकर बन गया ब्रिटिश आइलैंड।
फिर से, हाँ, पहला ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा 6 का बाकी सारा द्वीपकल्प है। ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी है वेल्स। ठीक है, वेल्स। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इससे बना ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम, इसमें एक देश और जोड़ दिए, उत्तरी आयरलैंड, तो ये बन गया यूनाइटेड किंगडम। और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों को भी जब सामूहिक कर दिए तो बन गया ब्रिटिश आइसलैंड। तो ब्रिटिश आइसलैंड में स्कॉटलैंड भी आएगा, इंग्लैंड भी आएगा, वेल्स भी आएगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड आएगा और इसलिए मैन भी आएगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा 3 डिफरेंस है, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश आइलैंड। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, जिस एरिया को उसको कहते हैं यूक्रेन। यूक्रेन किस किस से घिरा हुआ है, पहले ये समझ लीजिए। पहला रसिया, ये फिगर बाद में समझिएगा। रसिया, ये है बेलारूस, आधा यूक्रेन का पार्ट तो यहीं चला गया। अच्छा, यहाँ है पोलैंड, यहाँ है स्लोवाकिया, यहाँ है हंगरी, यहाँ है रोमानिया और यह है मालदोवा। मालदोवा। तो एक कंट्री, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहीं पर है ब्लैक सी और आजोव सी। तो ये तो सी है, लेकिन देश कितना हो गया, 7 देशों से मिलकर बना हुआ। अच्छा, कुछ समाचार पत्रों में आप लगातार शहर सुन रहे होंगे, जैसे खार्किव। खार्किव पर लड़ाई चल रहा है लगातार, क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच संक्रमण क्षेत्र है। अच्छा, इसके अलावा डोनेट्स्क का कीव यहाँ है, इसकी राजधानी कीव यहाँ है, यही है लीव। और एक और है क्रीमिया। क्रीमिया जिस पर रूस ने आधिपत्य कर लिया, जबरदस्ती हथियार लिया है, तो ये क्रीमिया है। क्रीमिया प्रायद्वीप कह सकते हैं या गलत होगा? सही होगा, क्रीमिया प्रायद्वीप है, तो ये यहाँ होगा। ठीक है, तो यहीं पर देखिए लड़ाई कहाँ चल रहा है, तो ये रेड जोन में चल रहा है, ये रेड जोन में ही लड़ाई चल रहा है। तो अब क्या किया यूक्रेन ने, खार्किव से निकल के रसिया वाले पार्ट पे इंटर कर गए, यहां से इंटर कर गए। आज तक आप हमारे क्षेत्र में थे, अब हम आपके क्षेत्र में। अब क्या है कि रसिया समझौता करता है तो उसको उसका देश पर लौटा दिया जाएगा और इनको इनका देश। नहीं तो पहले क्या होता, यूक्रेन को बोलता भैया तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं बार्गेनिंग पावर, लेकिन अब यूक्रेन बोल रहा है कि हमारे पास ही बार्गेनिंग पावर है। तो ये है यूक्रेन। ठीक, अल जजीरा न्यूज चैनल से यह पिक्चर है जो भी है। तो हमने देख लिया यूरोप कंटिनेंट को, जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था वो मैंने दे दिया। अब आपका कहाँ, हंगरी के ऊपर है स्लोवाकिया। ये स्लोवाकिया, हम लोग स्लोवाकिया बोलते हैं, स्लोवाकिया है, और ये है मालदोवा। ठीक है, तो ये